सलमान खान के फैंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि उन्हें 20 साल पुराने काला हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सलमान को दोषी पाते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जंगल बचेगा तो वन्य जीव बचे रहेंगे, वन्य जीव बचे रहेंगे तो इकोसिस्टम नहीं बिगड़ेगा और इकोसिस्टम नहीं बिगड़ा तो मानव भी सलामत रहेगा। जंगल को बर्बाद करने वालों के साथ कौन? वन विभाग की कार्यशैली ने उठाए कई सवाल। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी पेड़ का जिंदा रहना उतना ही जरूरी है जितना जंगली जानवरों का जिंदा रहना। लेकिन हम जंगली जानवरों की जान के दुश्मन बन गए हैं। जब जंगली जानवर ही नहीं रहेंगे तो फिर जंगल किस काम का? छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों के एनकाउंटर का फरमान। आपको बताएं, उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है। चारों जंगली जानवर की जिंदगी खतरे में है। ये अहम खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग का कहर देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और ये भीषण आग लगी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले टेंथीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो। एक एम तो हमारा ये होता है कि एग्जाम में मचाना है, बहुत बढ़िया आंसर लिखना है और टॉप करना है ना। बट ये वाला जो चैप्टर है ना, पर्टिकुलरली आई वॉन्ट यू ऑल कि इस चैप्टर को ना तुम थोड़ा और दिल से समझो, ठीक है। मतलब टॉप वॉप तो करना है, ठीक है, वो तो करना ही है हमें, पर ये जो चैप्टर है ना, दिस इज रियली द नीड ऑफ द आवर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इस चैप्टर में जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी फॉरेस्ट के बारे में, मैं आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स के बारे में बताऊंगी और फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि कैसे हम ह्यूमंस हर एक फॉरेस्ट को, हर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं एंड वी रियली नीड टू स्टॉप, ठीक है, वी नीड टू चेंज थिंग्स। तो इसीलिए पर्टिकुलरली इस चैप्टर में थोड़ा दिल से समझना, ठीक है, एज गुड स्टूडेंट्स, एज गुड इंडियन सिटीजन्स आप इस चैप्टर को कवर करना, ठीक है। चलो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन जो कि गौतम बुद्धा ने कहा था। ओके, तो गौतम बुद्धा ने एक बार कहा द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। गौतम बुद्धा ने एक बार कहा कि जो पेड़ होता है ना, जो ट्री होता है, वो बहुत ही अलग टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसमें बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है। उतनी काइंडनेस शायद किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना होती हो जितनी एक पेड़ में होती है, ठीक है। और ये समझाने के लिए गौतम बुद्धा ने पता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लिया कि एक पेड़ में इतनी काइंडनेस होती है कि अगर एक एक्समैन मतलब जो पेड़ को काटने जा रहा है कुल्हाड़ी लेकर, तो अगर एक एक्समैन भी जाए पेड़ को कट करने के लिए तो वो बेचारा पेड़ उस एक्समैन को भी शेड, छांव दे देगा, ठीक है। तो उन्हीं कुछ पेड़ों के बारे में एंड उन्हीं कुछ फॉरेस्ट के बारे में हम लोग इन डिटेल थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, चलो तो ऑन दैट नोट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आ गया होगा समझ कि हम लोग इस चैप्टर में क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर। वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। अपना ये जो प्लैनेट है ना, ये सिर्फ अपना नहीं है, ठीक है। हालांकि हम ह्यूमन बींग्स उसे ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे तो ये पूरा प्लैनेट अपना ही है, हम ही लोग कूल हैं, बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स मैटर नहीं करते, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, हम इसे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। इस प्लैनेट में अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं एंड प्लांट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारे इस प्लैनेट में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइकिन्स, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मॉस, इस टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्लैनेट में। ऑन दी अदर हैंड हमारे प्लैनेट में बहुत ह्यूज एनिमल्स भी हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हैं, ब्लू व्हेल्स हैं, और हम सारे लोग इस प्लैनेट को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट सिर्फ हम इंसानों का है, ह्यूमंस का है, वी ऑल आर शेयरिंग दिस प्लैनेट, ठीक है। एंड हम ह्यूमंस ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से फूड वेब का पार्ट है, ठीक है। एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम इस प्लैनेट को अकेले संभाल सकते हैं। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसानों को अगर आप अर्थ पकड़ा दोगे तो वो अकेले सारा काम चला लेंगे, नहीं, वी ऑल आर
डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं अर्थ पे, हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। कैसे? एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जो कि अपन लोग साइंस वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है ना। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स के बिना तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे हम लोग अलग अलग रीजन से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना। हम लोग प्लांट्स के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, है ना। पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, है ना। सॉइल अगर अच्छी नहीं होगी तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस अर्थ में जो कुछ भी है हम हर एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ओके। एंड इस अर्थ के पूरे सिस्टम में फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना, फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, मेडिसिनल पर्पस में काम आता है, फर्नीचर बन जाता है, ऐसी अलग अलग चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना हम, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में फॉरेस्ट का सुपर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड इन जनरल जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। एंड प्लांट्स के ऊपर बाकी सारे लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग फॉरेस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ठीक है। मैं एकदम बेस से करा रही हूँ आप लोगों को, इन केस किसी को नहीं पता कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, टेंशन मतलब तुम्हारी दीदी अभी है यहाँ, ठीक है, बताती हूँ। फ्लोरा का क्या मतलब होता है? फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं फ्लोरा, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है फ्लोरा, ठीक है। फौना क्या होता है? फौना मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, उनके लिए टर्म यूज किया जाता है फौना। तो टॉपिक का सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई एम प्रिटी श्योर काफी सारे बच्चे ये क्लास देख रहे हैं और हम सब अलग अलग स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अभी फिलहाल तो मैं गुड़गांव में हूं, ठीक है, पर आई बिलोंग टू केरला, ठीक है। तो मैं कभी कभी केरला भी जाती रहती हूँ। तो जब मैं केरला जाती हूँ, आई सडनली नोटिस कि वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्लीटली डिफरेंट है ना। कंप्लीटली मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई अलग ही मतलब यूनिकॉर्न दिख गया वहाँ पे, मतलब डिफरेंट है, ओके। एंड जब मैं वापस नॉर्थ में आती हूँ, गुड़गांव आती हूँ, तो आई नोटिस कि यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट हैं, ओके। तो ये चीज़ आप भी नोटिस करना, ठीक है। कभी थोड़ा बहुत ट्रैवल करो तो नोटिस करना कि अलग अलग एरियाज में थोड़े बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं डाइवर्सिटी, है ना, कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। एंड इंडिया के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं जब भी इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा रही होती हूँ ज्योग्राफी में, आई ऑलवेज से कि इंडिया इज़ अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री, है ना। अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो लैंड फॉर्म्स के बेसिस पर भी हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। कहीं पे माउंटेन, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे प्लेटियो, कहीं पे कोस्टल एरिया, है ना, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। सेम चीज़ हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। हमारे पूरे इंडिया को अगर आप देखो तो अलग अलग टाइप के बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वो काफ़ी सारे कंट्रीज में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कंट्री है अपनी इंडिया। पर काफ़ी बार पता है क्या होता है, हम लोग ना अपने ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हमें चीज़ें मिल रही होती है ना, तो हम उनकी कदर नहीं करते अच्छे से। सेम चीज़ हो रही है अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ। इंडिया में खूब सारे डाइवर्सिटी में प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हैं, पर वी आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। हम लोग उनकी कदर नहीं कर रहे, हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम उन्हें उतना अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। एंड इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बन रही हैं इंडिया में, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि हम लोग चीज़ों को हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है, चलता है, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं कह के छोड़ देते हैं। उस वजह से क्या क्या दिक्कतें हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रही हैं, वो आप लोग इस चैप्टर में इन डिटेल समझोगे। इंडिया में थोड़ा बहुत रिसर्च करा हमने और हमें आइडिया लगा कि एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट,
ठीक है, हमने जब थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो हमें एक बहुत ही मतलब कंसर्निंग सा डेटा मिला कि हमारे इंडिया में कम से कम 10% जो फ्लोरा है, ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, और 20% जो हमारे मैमल्स हैं वो तो थ्रेटेंड लिस्ट में चल रहे हैं। थ्रेटेंड लिस्ट मतलब उनका पॉपुलेशन थोड़ा कंसर्निंग है, हमें कुछ करना चाहिए वरना ये एनिमल्स मे बी एक्सटिंक्ट भी हो जाएं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल मतलब दीज एनिमल्स आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एनिमल्स बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ, ठीक है। अभी मे बी आपको ये वर्ड समझ ना आ रहा हो, थ्रेटेंड लिस्ट, क्रिटिकल, ठीक है, पर अभी बस 1 मिनट में एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें आपको इन टर्म्स का मतलब इन डिटेल समझाया जाएगा, ठीक है। पर इंडिया में अभी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका हमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा एंड वो एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चीता, ठीक है, चीता के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं चीता तो हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखता रहता है ना, एक्सटिंक्ट थोड़ी हुआ है, तो वो भी हम थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पिंक हेडेड डक, ठीक है, तो ये सारे कुछ महुआ की कुछ वेराइटीज, ठीक है, एंड ग्रास की ये एक स्पीशीज, ये सारे साइंटिफिक आपको नेम्स दे रखे, ठीक है। तो इन सारे स्पीशीज को हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने इंडिया में, ठीक है। और ये तो कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे चीता हो गया, ठीक है, ये पिंक हेडेड डक की फोटो डाली है मैंने यहाँ पे आप बच्चों के लिए, तो पिंक हेडेड डक हो गए, ये तो मतलब दे आर लार्जर एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ में हमें दिख जाते हैं, इसीलिए हमें पता चल रहा है कि यार ये तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा सोचो ऐसे कितने एनिमल्स होंगे हमारे इंडिया में जो बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी इंसेक्ट की, तो ऐसे कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे कितने इंसेक्ट्स होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, वो आ गए फॉरेस्ट में और एक्सटिंक्ट भी होके चले गए, ठीक है। तो ये तो अभी हम सिर्फ उन एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो थोड़े बड़े एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ में बहुत ही ईजिली हमें दिख जाते हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे स्पीशीज हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनके बारे में हम डेटा इजीली निकाल नहीं पाते, और इसीलिए हमें पता नहीं है कि ऐसे कितने स्मॉलर एनिमल्स हैं जो आए वाइल्ड लाइफ में और एक्सटिंक्ट होकर चले गए, ठीक है। चलो, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो कुछ टर्म्स हैं एंडेंजर्ड, क्रिटिकल, में भी आपको ये समझ ना आ रहा हो, एक टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं समझाऊंगी, तो अभी समझते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एनिमल्स एंड प्लांट्स के पॉपुलेशन को स्टडी करा एंड उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज बनाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई मान लो देखो रोडेंट्स को देखा, ठीक है, रैट की किसी पॉपुलेशन को देखा और सोचा कि रैट तो बहुत ही ज़्यादा है, इनके पॉपुलेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो एक कैटेगरी बना दी और रैट्स को उन कैटेगरी में डाल दिया कि इस कैटेगरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्होंने चीता को देखा और फिर इन्हें लगा कि चीता तो बचा ही नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी एक्सटिंक्ट और उसे उस कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के पॉपुलेशन को इन डिटेल स्टडी करने के बाद इन लोगों ने क्या करा, अलग अलग कैटेगरीज बनाई एंड अलग अलग कैटेगरीज में प्लांट्स एंड एनिमल्स को डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक एक करके इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल स्पीशीज, इसे थोड़ा इंडिया के कंटेक्स्ट में ज़्यादा समझेंगे हम, ठीक है, कि इंडिया में कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हैं, इंडेंजर्ड है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये चैप्टर ज़्यादा बना, ठीक है। तो एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज का क्या मतलब है कि इन स्पीशीज के ऊपर हमने थोड़ा रिसर्च वगैरह करा और हमें लगता है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल चल रहा है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनका ठीक ठाक नंबर है, ठीक ठाक भी नहीं बढ़िया नंबर है। इस कैटेगरी में क्या आ जाते हैं, कैटल, ठीक है, जो भी अपने गाय भैंस वगैरह हैं वो कैटल्स, रोडेंट्स, सैल और पाइन, ठीक है, जैसे रैट्स हो गए, रोडेंट्स मतलब रैट्स, स्क्विरल्स, ये सब रोडेंट्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे नॉर्मल स्पीशीज में आते हैं, ओके। तो अच्छा देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बताती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि IUCN की क्लासिफिकेशन बता दो, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी, नॉर्मल स्पीशीज वगैरह, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल स्पीशीज समझा दो, तो आपको सिर्फ नॉर्मल स्पीशीज की डेफिनेशन बतानी होगी, और साथ ही साथ हर एक कैटेगरी का आई वांट कि आप लोग 3 एग्जाम्पल्स याद करके चलो, ठीक है, क्योंकि 2 तो देखो एग्जाम में लिख कर आना, ठीक
ठीक है। तीसरा मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो 3 याद करके चलो, एग्जाम में 2 लिख के आएंगे अपन, ओके। चलो, तो 3 एग्जाम्पल हर एक कैटेगरी से हमें याद करना। नॉर्मल स्पीशीज में तो देखो आसान आसान नाम लग रहे होंगे, कैटल, रोडेंट्स, सैलन, पाइन, ठीक है। इनमें से कोई मुश्किल लग रहा है, कोई नाम छोड़ दो, कोई नहीं, पर 3 याद कर लेना। नॉर्मल स्पीशीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओके। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे स्पीशीज जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन क्या होता है, अगर मैं कहूं कि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट है मतलब वो बची ही नहीं है, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे डायनासोर होता है, देखा है तुम लोगों ने डायनासोर, किसी जू वगैरह में देख लिया डायनासोर? नहीं, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है ही नहीं अर्थ के ऊपर, है ना। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती जा रही है एंड इन स्पीशीज को खतरा है एक्सटिंक्शन का, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं। ब्लैक बक, ठीक है। ब्लैक बक आपको पता ही है, एक सेलिब्रिटी से अटैच्ड है, ओके। ब्लैक बक, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किसकी बात हो रही है, ओके। चलो, क्रोकोडाइल एंड इंडियन राइनो, जो नाम प्यारा लग रहा है याद कर लेना, ठीक है। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज में चलते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इन सब के बारे में बात करूं तो लोग बहुत ज़्यादा हंट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग फालतू में हंट करते हैं, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हाँ वी कैन हंट देम डाउन, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अभी एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इन डिटेल समझेंगे कि क्यों प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे एंडेंजर्ड चल रहे हैं या उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज। आगे क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब ही मतलब एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इन सब का अगर आप इंग्लिश में भी मतलब समझोगे ना तो यही होता है। वल्नरेबल मतलब कोई एक ऐसी चीज जो जल्दी अफेक्ट हो जाए, है ना। वल्नरेबल स्पीशीज का क्या मतलब है, whose population has declined to the levels from where it is likely to move into endangered category, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा है, अगर इनकी पॉपुलेशन ऐसे ही कम होती गई तो ये एंडेंजर्ड बन जाएंगे, और उसके बाद अगर उनकी पॉपुलेशन ऐसी कम होती रही तो ये एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं वल्नरेबल। इनका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका ब्लू शीप, एक है एशियाटिक एलिफेंट और एक है गंगेटिक डॉल्फिन, जिसकी इमेज मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ पे डाल दी है, बहुत ही क्यूट है ना, ठीक है। तो इनमें से जो एग्जाम्पल अच्छा लगे आपको याद कर लेना है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इस चैप्टर में आप में से काफ़ी सारे बच्चे में भी ये बोलेंगे कि दीदी नाम याद नहीं हो रहे, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के नाम मुश्किल लग रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको ये बता सकती हूँ, जिस भी नाम में फंसो, ठीक है, जैसे मान लो आप रिवाइज करने बैठे और आपको अचानक से लगा कि ब्लू शीप नाम मुझे याद नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी 2 एग्जाम्पल तो याद हो गए पर दीदी ने कहा था 3 एग्जाम्पल करके निकलना, तो ब्लू शीप याद नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट खोलो, गूगल खोलो और ब्लू शीप टाइप करके उसकी 5-6 इमेजेस देख लो, ठीक है। आप उसे एक बार सर्च कर लोगे, एक बार देख लोगे ब्लू शीप क्या है, कुछ फैक्ट्स वगैरह भी देख लो ब्लू शीप से रिलेटेड, तो आई थिंक एक बार अगर आप उसे विजुअलाइज कर लोगे तब आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया वल्नरेबल स्पीशीज। नेक्स्ट क्या है, रेयर स्पीशीज, ठीक है। रेयर शब्द का क्या मतलब होता है, आपने सुना है क्या कभी, मतलब लोग तारीफ करने के लिए कह देते हैं कि आप तो बहुत ही रेयर हो, ठीक है। तुम्हारी दीदी ने तो नहीं सुना, ठीक है, मतलब ये तारीफ नहीं सुनी, क्या पता तुम लोगों ने सुन रखी हो, ओके। तो रेयर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो मतलब बहुत ही कम मिले, ठीक है। रेयर मतलब अगर आपको कोई रेयर कह रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मली दिखता नहीं है, ठीक है, बहुत ही अलग किस्म के पर्सन हो आप, ठीक है। तो रेयर स्पीशीज का भी वही मतलब है, स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू, ठीक है। तो रेयर स्पीशीज का क्या मतलब है, ऐसी स्पीशीज जिसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ओके, स्मॉल सी पॉपुलेशन है, और अगर ऐसे ही हम लोग इनको हंट करते रहे या परेशान करते रहे, ऐसे अगर नेगेटिव फैक्टर्स चलते रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये स्पीशीज या तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएंगे या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हिमालयन ब्राउन बेयर, ओके, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये सब क्या है, ये सब रेयर स्पीशीज हैं,
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज का क्या मतलब होता है? ऐसे स्पीशीज ऑफ एनिमल जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिले, हम उसे एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक का क्या मतलब है? जैसे एक एनिमल जो एक ही एरिया में आपको देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं एंडेमिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, तो एक एनिमल होता है जिसे हम कहते हैं अंडमान टील, एक होता है जिसको हम कहते हैं निकोबार पिजन। ठीक है, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये अंडमान एंड निकोबार में ही आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा। अगर आप हरियाणा में या राजस्थान में निकल जाओगे तलाश में कि ढूंढ के दिखाएंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज का क्या मतलब है? ऐसे स्पीशीज जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेंगे, और पर्टिकुलर एरिया में भी एक छोटे से एरिया में ही आपको देखने को मिलेंगे, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ओके चलो एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने, 3 एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये बहुत ही सैड सी कैटेगरी है, इसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जो कि अब बचे ही नहीं हैं। ठीक है, अगर किसी एनिमल को हम एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये एनिमल जहां पर भी हमें दिखता है वहां पे हमने रिसर्च कर ली, बहुत ढूंढ लिया, पर वो एनिमल हमें दिख नहीं रहा, तो हमने मान लिया कि शायद अब ये एनिमल वाइल्ड लाइफ में बचा ही नहीं है, तो हम उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पिंक हेडेड डक के बारे में तो बात करी थी। ठीक है, कितना क्यूट सा डक है ये, अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी में है ये। नेक्स्ट एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत पहले हमने कह दिया था कि नहीं बचे हमारे पास चीता। ओके, तो ये सब एक्सटिंक्ट स्पीशीज के कैटेगरी में आते हैं। अब मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में भी कहा था ना कि एशियाटिक चीता के बारे में हम लोग थोड़ा और इन डिटेल पढ़ेंगे, तो वो पढ़ते हैं। तो कहाँ गए अपने चीता? ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें इंटरनेट वगैरह में तो दिखते रहते हैं ये। ठीक है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे नॉर्मली एक रील आती है जिसमें चीता के बारे में एक फैक्ट बता रहे होते हैं कि आपको पता है कि चीता जो है वो रोर नहीं करता, वो मियाऊ करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता है ना। तो ये एक्सटिंक्ट कैसे चल रहे हैं? हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में तो देखो अब हमें नेचुरली नहीं दिखते। अगर आप किसी और कंट्री से उठा कर ले आओ वो अलग बात है, पर नेचुरली हमें अपने इंडिया में नहीं दिखते। ठीक है, याद रखना, मतलब छोटे क्लासेस से पढ़ाया जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये याद होगा। ठीक है, कि ये कैट फैमिली का है और ये फास्टेस्ट ऑन लैंड एनिमल है। ठीक है, इसका स्पीड जा सकता है अराउंड 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऑफन गलती से लेपर्ड को देख लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये तो चीता है। ठीक है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि एक्सटिंक्ट है, दिख गया चीता फॉरेस्ट में, नहीं। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लेपर्ड को देखकर कि ये तो चीता ही है। मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, लोगों को होने दो कंफ्यूज, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे कंफ्यूज। मैं आपको अभी बताऊंगी कि लेपर्ड एंड चीता में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलो, तो ये लेपर्ड एंड चीता है। पहले तो तुम लोग थोड़ा तुक्का मार लो। ठीक है, कि इसमें से चीता कौन सा और लेपर्ड कौन सा है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में तुक्का मार लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, एंड तुक्का उक्का मार लिया होगा तुमने, अब मैं बताती हूँ क्या। ठीक है, ये वाला चीता है और ये वाला लेपर्ड है। ठीक है, मुझे कैसे पता? तो ध्यान से देखना इन 2 फोटोज को। चीता की फोटो को अगर हम देखें तो चीता के ना आई से ऐसे टीयर ड्रॉप लाइक एक ब्लैक लाइन ऐसे नीचे जा रही है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ऐसे 2 ब्लैक लाइंस ऐसे नीचे जा रही हैं। ठीक है, और लेपर्ड को अगर हम देखें तो लेपर्ड की यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है ना, ऐसी कोई लाइन नहीं है। चीता के है, लेपर्ड के नहीं है। यही मेन डिफरेंस होता है। बाकी स्पॉट्स वगैरह तो दोनों के ही रहते हैं। और क्या डिफरेंस बता सकते हैं? चीता को अगर आप इन जनरली देखोगे तो मतलब उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, थोड़े पतले से छोटे से होते हैं। लेपर्ड थोड़े से बल्की से लगते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलो, तो ये चीता एंड लेपर्ड के बीच में एक मेन डिफरेंस होता है। तो 20th सेंचुरी से पहले क्या था, चीता बहुत ज्यादा आसानी से हर जगह दिख जाते थे। ठीक है, टुडे एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। आज के टाइम पे चीता में भी पर्टिकुलरली एशियन चीता जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, क्योंकि उसका हैबिटेट मतलब उसका घर नहीं बचा एंड उसके प्रेज भी ज्यादा नहीं बचे, उसके लिए ज्यादा एनिमल्स खाने वाने को बचे नहीं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो हमने 1952 बहुत साल पहले ही हमने इंडिया में कह दिया था कि चीता एक्सटिंक्ट हो गया, हमारे यहाँ नहीं बचा। ओके,
तो ये अभी हमने ये पढ़ा कि IUCN के लोग कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, कौन कौन से एनिमल्स थोड़े से एक्सटिंक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। What are the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna? ठीक है, इस टॉपिक में हम समझेंगे। अभी हमने पढ़ा ना कि हमारे कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स बेचारे एक्सटिंक्ट से चल रहे हैं, है ना। तो क्या है वो रीजंस, क्या है वो नेगेटिव फैक्टर्स जिसके वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनके बारे में आप इन डिटेल इस टॉपिक में पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ना फॉरेस्ट के साथ एक टॉक्सिक सा रिश्ता बना रखा है। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप समझते हो तुम लोग। मान लो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और मान लो, ठीक है, हम बॉयफ्रेंड को बुरा बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि बॉयफ्रेंड जो है वो क्या करता है, लड़की से बस पैसे ही लेता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है, वन साइडेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है। एक पर्सन है जो दूसरे इंसान को ड्रेन करे जा रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ हमने टॉक्सिक सा रिलेशनशिप बना रखा है फॉरेस्ट के साथ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने फॉरेस्ट को एक मतलब ऐसी एक रिसोर्स की तरह मान रखा है जहां से हम लोग बस चीजों को ड्रेन करते रहते हैं। ठीक है, अगर हमें वुड चाहिए, बार्क चाहिए, लीफ चाहिए, रबर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कुछ मर्जी चाहिए, फॉरेस्ट जाते हैं, पेड़ वेड़ मस्त काटते हैं और बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वी डोंट एग्जैक्टली डू एनीथिंग फॉर फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट के लिए कुछ खास नहीं करते, पर जब अपना काम पड़ता है दौड़ के फॉरेस्ट जाके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाते हैं। एंड ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट की ये हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक मेजर रीजन जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, एक्सटिंक्शन वगैरह चल रहा है, वो ये है, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, हमने नेचर को थोड़ा इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया कि अब हम ये सोचते हैं कि जो मर्जी रिसोर्स चाहिए वो फॉरेस्ट से उठाओ और बाहर आ जाओ। ठीक है, एंड पता है हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पर्टिकुलरली फॉरेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा डैमेज कब हुआ था, कॉलोनियल पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड मतलब ऐसा टाइम पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, उस टाइम पे अलग ही लेवल का डैमेज चला था हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ के ऊपर। देखो इतनी हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने मेरे साथ कि आपको पता है ब्रिटिशर्स अच्छे लोग तो थे नहीं। ठीक है, एंड उनको क्या लेना देना, वो हमारे इंडिया में जितने मर्जी फॉरेस्ट को कट करें, एनिमल्स को हर्ट करें, उनका ज्यादा कुछ जा नहीं रहा था। तो कॉलोनियल टाइम पीरियड में हमारे इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था। ओके, पर ठीक है, अब तो आज़ादी मिले काफ़ी साल हो गए, है ना। बट इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिले बहुत साल हो गए, ब्रिटिशर्स चले गए, पर फिर भी हम अच्छे से सिचुएशन हैंडल नहीं कर रहे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ब्रिटिशर्स की सारी गलती थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। अगर हमें चीज़ों को रिकवर करना होता तो वी हैड एम्पल ऑफ टाइम, हम रिकवर कर चुके होते, पर हम लोग खुद भी चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा डैमेज कब हुआ था, कॉलोनियल पीरियड के दौरान, जब ब्रिटिशर्स हमें संभाल रहे थे। पर अब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं और अब भी आज़ादी को बहुत साल हो गए हैं, पर फिर भी सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, 1915 एंड 1980 के बीच में क्या हुआ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने कहा ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने थोड़ा रिसर्च करा और कहा 1951 से लेकर 1980 के बीच में क्या हुआ, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का जो एरिया था उसे हमने कट करके एग्रीकल्चरल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 1951 से लेकर 1980 के बीच में हम लोग फॉरेस्ट काट कर उस एरिया में खेती, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के कोशिश में थे। ठीक है, बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग मतलब जो आदिवासी लोग हैं, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहते हैं हमारे इंडिया के और सेंट्रल इंडिया में जो रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग क्या करते हैं, वो एक प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर हम इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न, या फिर इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ोगे एक इतना बड़ा पैराग्राफ आएगा आपके एक चैप्टर में ज्योग्राफी के, जिसमें आपको पूरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम ही याद करने होंगे। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो ट्राइबल लोग हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको हम झूमिंग भी कहते हैं, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, जिसके वजह से फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, मान लो ये अपना फॉरेस्ट है,
ठीक है, तो फॉरेस्ट के एक छोटे से हिस्से को हम पकड़ते हैं, यहाँ पे जितने पेड़ पौधे होते हैं उनको कट कर देते हैं, ठीक है। कट करने के बाद भी जैसे जो छोटे छोटे हिस्से बच जाते हैं उनको हम जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद अगर किसी चीज को बर्न करते हैं तो राख रह जाता है ना, एशेस रह जाते हैं। एशेस को मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर उस एरिया के ऊपर हम लोग खेती करते हैं। इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। सुनने में भी गलत सा लग रहा है ना, पेड़ों को काट दिया फिर जला दिया फिर उसके बाद खेती कर रहे हैं, तो स्लैश एंड बर्न बहुत चलता है फॉरेस्ट में। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न तो है ही, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं? लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जब हम बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स निकालते हैं ना, तब भी हमारे फॉरेस्ट को ही नुकसान होता है। एक चैप्टर है डेवलपमेंट, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पर है, देखना। उसमें मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट का मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। कई बार क्या होता है, न्यूज़ में ऐसे खबर आ जाती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो रूलिंग पार्टी हैं या जो भी हैं, वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाले हैं। तो हम सब खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इंडिया में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। पर अगर हम इसे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, ठीक है, अगर हम नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको क्या लगता है वो डैम कहाँ बनेगा? ठीक है, किसी एक ऐसे एरिया में बन रहा होगा जहाँ पे बहुत ही घना जंगल होगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, वहां के फॉरेस्ट को कट डाउन करके वहां पे कंस्ट्रक्शन करके डैम बनाते हैं। तो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि एमपी का है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे अंदाजे में कहा जाता है 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, हेक्टेयर्स एक यूनिट होता है एरिया को नापने का, ठीक है, 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ है इस प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। एक और रीजन जिसके वजह से फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं माइनिंग, ठीक है। माइनिंग का क्या मतलब होता है, हमें पता है, हम लोग ज्योग्राफी में बहुत तेज लोग हैं, तो हमें पता है कि ज़मीन के नीचे क्या है, मिनरल्स हैं, है ना। इन मिनरल्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ज़मीन खोदते हैं और नीचे से मिनरल्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ज़मीन को खोदते हैं जब हम, तो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तो अगर आप किसी फॉरेस्टेड एरिया में जाके माइनिंग करने बैठ जाओ तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको माइनिंग से खतरा है, ठीक है। यहाँ पे डोलोमाइट की माइनिंग चलती रहती है, जिसके वजह से यहाँ के जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही मतलब कंसर्निंग सी सिचुएशन है, ओके। सो माइनिंग से भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट एक फैक्ट है जो कि हमारे बुक में थोड़ा कॉर्नर में समझा रखा है, पर मैं स्किप नहीं करना चाहती, तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द हिमालयन यू इन ट्रबल, ठीक है। हिमालयन यू क्या है, ये एक प्लांट का नाम है, एंड ये जो प्लांट है इन ट्रबल मतलब कुछ खतरा है इस प्लांट को। क्यों और क्या खतरा है जरा वो हम समझते हैं, ठीक है। तो हिमालयन यू क्या कहते हैं, इसे टैक्सस वलाशियाना, ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो हिमालयन यू की अगर हम बात करें तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट से हम मेडिसिन निकालते हैं, कौन सा भी बताऊंगी मैं, ठीक है। ये जो प्लांट है ये आपको हिमाचल के और अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे एरियाज में दिख जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली हमें पता चला कि ये जो प्लांट है इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हम लोग कैंसर के खिलाफ बहुत सारी दवाइयां ढूंढते रहते हैं, है ना। तो रिसेंटली हमें पता चला कि ये जो प्लांट है इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं टैक्सोल। और टैक्सोल, ठीक है, आप लोग बायोलॉजी वगैरह में पढ़ोगे, टैक्सोल जो केमिकल कंपाउंड है ये कैंसर के खिलाफ बहुत काम आता है, ठीक है। और टैक्सोल ना इस प्लांट के, यहाँ पे हिमालयन यू की इमेज डाल रखी है मैंने, ठीक है, इस प्लांट के बार्क से और नीडल से, ठीक है, अलग अलग पार्ट से हम आसानी से टैक्सोल निकाल सकते हैं और फिर हम इस टैक्सोल से कैंसर को, कुछ कैंसर्स को ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं इस टैक्सोल को। जैसे ही हमें पता चला कि हिमालयन यू हमारे लिए बहुत काम की चीज है, हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में सारे हिमालयन यू को ढूंढ कर उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें से एंटी कैंसर का एक ड्रग मिलता है, टैक्सोल मिलता है, ठीक है। तो
देखो, नो डाउट साइंटिफिक एडवांसमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हमें पता चल रहा है कि किसी प्लांट में एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम लोग एंटी कैंसर ड्रग बना सकते हैं, तो नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हमें वो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा भी। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस प्लांट को एकदम एक्सटिंक्ट ही कर डालें, ठीक है। हमें मतलब जब हमें पता है कि ये प्लांट लिमिटेड है, तो हमें थरली प्लान्ड तरीके से सोचना चाहिए कि इस प्लांट को कैसे हम यूज करें कि हम सस्टेनेबल तरीके से लॉन्ग टर्म में ना तो इस प्लांट को परेशान करें और अपना भी काम चल जाए, हम लोग भी समझ जाएं कि कैसे कैंसर को ठीक करना है ना। तो हमें कोई प्लान करना चाहिए था, हमने पर ऐसा करा नहीं। हमने क्या करा, हमने बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल में इस प्लांट को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे जो टैक्सोल है ये बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है, पूरे वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा एंटी कैंसर ड्रग ये टैक्सोल बिकता है। हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन 10 साल के अंदर अंदर हमने सारे प्लांट को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। एंड आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में बहुत मुश्किल से आपको ये पौधे दिखेंगे नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी इफेक्ट होती जा रही है, ठीक है। हैबिटेट एक एक करके समझ लेते हैं वर्ड्स को। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब अगर आप किसी एनिमल का घर ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, फॉरेस्ट ही काट दोगे, तो वो एनिमल बेचारा कहाँ जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। हंटिंग, किसी एनिमल को मारना। पोचिंग, किसी एनिमल के पर्टिकुलर पार्ट्स को टारगेट करना मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हिमालयन यू के साथ क्या करा, कुछ ज्यादा ही उसे यूज कर लिया, ठीक है। पोल्यूशन करना, ठीक है। पॉइजनिंग कर देना, ठीक है। जैसे हम लोग पोल्यूशन इतना करते हैं जिसके वजह से एनवायरमेंटल पॉइजनिंग हो जाती है। फॉरेस्ट फायर तो इतना बड़ा इशू है, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा सकती हूँ इसके ऊपर, है ना। तो फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने रिसेंटली भी न्यूज़ में बहुत देखा होगा कि फॉरेस्ट फायर कितने बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी बार तो ऐसा होता है फॉरेस्ट फायर वगैरह, क्योंकि बहुत सीरियस चीज़ है ना, तो काफ़ी बार तो मीडिया वाले भी जल्दी डालते नहीं हैं, ठीक है। मीडिया वाले सेलिब्रिटी की खबर ये सब बहुत जल्दी डाल देते हैं। इतने एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इतने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में, इंडिया में हम तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। और अगर हम कुछ और रीजंस के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स में थोड़ा जाएं और देखें तो और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। तो इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, जो थोड़े से रिच लोग हैं वो सारे रिसोर्सेज को खरीद के अपने पास रख लेते हैं, फॉरेस्ट का सारा सामान उनके पास मिल जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ पहुंच भी नहीं रहा है। अगर हम रिसोर्सेज को प्लान्ड तरीके से सबको बराबर दे पाएं थोड़ा थोड़ा, तो उस तरीके से हम फॉरेस्ट को भी बचा पाएंगे, अपना भी काम कर पाएंगे। पर ऑफ कोर्स ये चीज़ हो नहीं रही है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ओवर पॉपुलेशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ज़्यादातर, जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें, तो अक्सर लोगों का पता है क्या मानना होता है कि इन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, एनिमल ज़्यादा मर रहे हैं, है ना। मतलब ठीक है, थोड़ा नॉर्मल सा लॉजिक है, लोग ज़्यादा हैं, खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगी, ठीक है। तो अक्सर लोग पता है क्या लॉजिक लगाते हैं कि ये जो कंट्री है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा चल रहा है, या इसीलिए यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पे फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। नॉर्मली लोग इस टाइप का लॉजिक लगाते हैं, है ना। पर मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ, ठीक है। तो अगर हम अमेरिका और सोमेलियन पर्सन को कंपेयर करके देखें, ठीक है, तो हमने एक रिसर्च करी, हमें पता चला एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज दैन एवरेज सोमालियन, ठीक है। तो एक एवरेज अमेरिका का जो इंसान है वो सोमालिया के एक इंसान से 40% ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, जबकि इन दोनों कंट्रीज के तो पॉपुलेशन में भी फर्क है ना, इनके स्टेटस में भी फर्क है। अमेरिका तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, पर फिर भी अमेरिका में पॉपुलेशन कम है, अमेरिका में डेवलपमेंट भी हो चुका है, पर फिर भी अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो नो डाउट पॉपुलेशन इज अ फैक्टर, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी रहेगा, बट पॉपुलेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर। ऐसी कंट्रीज जो डेवलपमेंट कर चुकी हैं, जिनका पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, वो भी फालतू में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में लगे हुए हैं, ठीक है।
द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। फॉरेस्ट एंड एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, पर ये सिर्फ एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हमें बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जो कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, एंड दिस इज द मेन रीजन कि ये अपने एसएसटी का भी एक बहुत क्रूशियल चैप्टर बन जाता है, ठीक है। हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है जब प्लांट्स एंड एनिमल्स कम होने लग जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, गांव वगैरह ज़्यादा हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर इन फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स, वुड या कोई एनिमल, ये सब कम हो जाएगा तो हमारे जो गांव के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो फॉरेस्ट के ऊपर हमसे भी ज़्यादा निर्भर हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब एक टफ सा सिचुएशन बन जाता है। तो बहुत सारे हमारे आदिवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट के ही अंदर रहते हैं, तो अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे तो उन बेचारों का क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे कल्चरली भी ये हमें अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड ये एक ऐसा इशू है जो गरीब लोगों को, पर्टिकुलरली औरतों को, विमेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में अक्सर लोग ज्यादा बात नहीं करते, जैसे न्यूज वगैरह में आता भी है तो क्या आता है कि फॉरेस्ट कम हो गए हैं इंडिया में, है ना। उससे हमारे गांव के लोगों को, हमारे इंडिया के औरतों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कोई इन डिटेल बताता नहीं है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो ऐसे कहा जाता है जैसे गांव वगैरह में कि लड़कों का काम होता है बाहर जाके काम करना, लड़कियों का काम होता है घर संभालना। पर अगर आप ट्रूथफुली एक वुमेन की लाइफ को उठा के देखो तो एक वुमेन फिजिकली इतना काम करती है जो कि शायद एक मैन ना भी करता हो, ठीक है, शायद। जैसे विलेजेस में क्या होता है, जो वुमेन होती हैं उनको क्या काम दिया जाता है कि तुम्हें दूर जाके पानी कलेक्ट करके आना, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम दिया जाता है, आपने ऐसे देखा है अक्सर वुमेन जो है अपने सर पे बहुत ज्यादा वुड को पकड़ के बहुत दूर दूर तक चल के जाती है। इनका एक और काम होता है कि इन्हें फायर वुड, ठीक है, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए वुड कलेक्ट करना होता है। तो ये सब काम ना लड़कियों का, औरतों का होता है गाँव में, ठीक है। और मे बी आपको ये देखने में आसान लग रहा हो, अगर आपको ये आसान लग रहा है कि इसमें क्या है, ठीक है, तो कभी करके देख लेना, ठीक है। जैसे पानी को कभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वुमेन को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है पानी भरने के लिए, है ना। तो क्या करना, नहाते टाइम बकेट वगैरह भरते होगे ना पानी की, तो उस बकेट को 5 मिनट ऐसे पकड़ के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या कह रही हूँ। और मतलब 5 मिनट नहीं पकड़ा जाता यार, ठीक है। ये लोग किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं पानी को सर पे ऐसे भर के, या फिर वुड को ऐसे पूरा सर पे भर के। डू यू थिंक कि ये इनके हेल्थ के लिए बढ़िया रहता होगा? बिल्कुल बढ़िया नहीं रहता। एक तो वैसे ही रूरल एरियाज में विमेन जो हैं उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होता, उन्हें खाना पीना ये सब अच्छे से मिल नहीं पाता है, ठीक है। अगर उनके घर में पैसे होते भी हैं तो भी, ये मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, इनफैक्ट तुम्हारे एसएसटी के बहुत सारे केस स्टडी में भी लिखा हुआ है, अगर विलेज बैकग्राउंड में या ट्राइबल बैकग्राउंड में, बहुत सारे ट्राइबल बैकग्राउंड में भी फैमिली के पास पैसा होता भी है ना, तो वो अच्छा खाना बेटों को खिला देते हैं, बेटियों के पास उतना न्यूट्रिशन जाता नहीं है, तो वैसे ही ये मैल नरिश से चल रहे होते हैं। उसके अलावा ये इतना इंटेंस लेबर वर्क भी करते हैं पूरा दिन, ठीक है। तो अगर आसपास हम फॉरेस्ट काट दें, ठीक है, अगर आसपास हम ग्राउंड वाटर या मतलब वेल का पानी खत्म कर दें, तो हमारे इंडिया के लिए, वुमेन के लिए क्या होगा, ठीक है, एक एवरेज वुमेन के लिए क्या होगा कि आसपास वुड नहीं है, मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा डेली वुड कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे रूरल एरिया के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए डेवलप हो सकती हैं। अगर वुमेन दूर दूर तक जा रही हैं काम करने के लिए, तो घर में बच्चे भी होंगे, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ठीक है, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन क्या है, इनडायरेक्टली क्या होगा अगर हम फॉरेस्ट में ऐसी डिस्ट्रक्शन करते रहेंगे, डिग्रेडेशन करते रहेंगे, तो क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, एनिमल्स को एक्सटेंड करा देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे ड्रॉट, फ्लड, ये सब ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, ठीक है। बहुत साल पहले होते थे पर इतने कॉमन, इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते थे। आजकल के टाइम पे ड्रॉट, फ्लड ये सब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं क्योंकि हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और एक चीज़ ना, ठीक है, एक चीज़ समझ लो अच्छे से, सोसाइटी में पता है क्या होता है, जब भी कोई दिक्कत आती है
तो रिच लोग, उनके पास पैसा होता है, वो सब संभाल लेते हैं। मिडिल क्लास के लोग वो जैसे तैसे खर्चा करके एडजस्ट कर लेते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, जैसे तैसे इधर उधर से पैसा खर्च करके वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। फंसता कौन है? गरीब आदमी, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं होते ना, वो इंसान फंस जाता है। तो जब नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे, अगर इंडिया में फ्लड बढ़ जाए, ड्रॉट बढ़ जाए, ये सारी चीजें, ड्रॉट मतलब जब पानी की कमी हो, जब ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी इंडिया में, तो क्या होगा? अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लोग बहुत संघर्ष करेंगे, जैसे तैसे संभाल लेंगे। गरीब लोगों का सोचो, वो क्या करेंगे? वो फंस जाएंगे। और इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, कि अगर आप एनवायरमेंट को डिग्रेड करोगे तो हमारे ही कंट्री के गरीब लोग पछताएंगे, ठीक है, उन्हें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और पता है इसमें मतलब थोड़ा सैड चीज ये है कि ज्यादातर डिग्रेडेशन ना रिच लोगों के वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज वो करती हैं ज्यादातर डिग्रेडेशन, पर सफर किसने करना पड़ जाता है? पुअर लोगों को, ठीक है। चलो, तो अभी दिक्कतें क्या क्या हैं वो तो हमने समझ ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं वो थोड़ा इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया क्या क्या दिक्कतें हैं, पर अब हम बचा कैसे सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, वो थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। और ये देख रहे हो क्यूट सा रैबिट, ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे डाला था क्योंकि बहुत सीरियस सा भी डिस्कस हो गया ना, तो मुझे लगा इसका क्यूटनेस थोड़ा बैलेंस कर जाएगा, ठीक है। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम लोग डिस्कस करते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो 1960s एंड 1970s के अराउंड क्या हुआ, हमारे इंडिया में जो भी ऐसे लोग थे जो नेचर को लेकर बहुत कंसर्न थे, ठीक है, जो भी एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट को पकड़ा और कहा कि बहुत हो गया, अब ना हमें इंडिया में कोई नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। 1960s एंड 1970s में हमारे जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन सब ने बोलना स्टार्ट करा कि बहुत हो गया, अब इंडिया में कोई नेशनल लेवल पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। एंड इसी के चलते क्या होता है, 1972 में एक एक्ट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ईयर याद रखेंगे हम सब, ठीक है, 1972 में हुआ था। और इस प्रोग्राम में क्या था, अलग अलग प्रोविजंस दे रखे थे कि हम कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई, ठीक है, एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्पीशीज हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड मतलब जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ऑल इंडिया इन्होंने एक लिस्ट बनाई कि इन सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को इंडिया में प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दो। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। मेन फोकस क्या था इस प्रोग्राम का कि मान लो कोई एक स्पीशीज है जिसमें पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब जितनी पॉपुलेशन बची है उस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो कैसे प्रोटेक्ट करो, इन लोगों ने क्या करा, बहुत सारे एरियाज में हंटिंग को बैन करा, ठीक है, बहुत सारे हैबिटेट्स, बहुत सारे फॉरेस्ट को लीगल प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करा, बहुत सारे एनिमल्स के ट्रेड को बंद करा दिया। इस टाइप के स्टेप्स इन्होंने लिए। इसके अलावा इसी के चलते क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट नेशनल पार्क खोल लेती है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोल लेती हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी निकाले पर्टिकुलर एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है, जैसे एलिफेंट्स के लिए, टाइगर्स के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए, इन सारे एनिमल्स के लिए, ठीक है, कश्मीरी स्टैग के लिए, क्रोकोडाइल्स, इन सारे एनिमल्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड, इन सारे एनिमल्स को हमने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करा है एंड इनको काफ़ी हद तक लीगल प्रोटेक्शन हमने दी है ताकि इनके ऊपर हंटिंग ना हो एंड इनका इलीगल ट्रेड वगैरह इंडिया में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये स्नो लेपर्ड की है, ठीक है। स्नो लेपर्ड कितना तो क्यूट सा है ना, कितना ब्यूटीफुल सा क्रिएचर है। इसे हंट करा जाता है, इसके अलग अलग पार्ट्स को इलीगली ट्रेड करा जाता है, जैसे हंट करने के बाद क्या करा, इसके क्लॉ को निकाल लिया, ऐसे करके इसे ट्रेड करा जाता है। तो अभी हमने कुछ एरियाज में बैन कर दिया हंटिंग को, ऐसे इलीगल ट्रेड करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने निकाला है, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, और ये मतलब बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। टू बी ऑनेस्ट, इस प्रोजेक्ट से हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो टाइगर की अगर हम बात करें तो हमारे फॉरेस्ट का और हमारे वाइल्ड लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल एनिमल होता है, ठीक है। 1973 में क्या हुआ, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उन्हें रियलाइज़ हुआ कि टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ही कम चल रहा है, ठीक है। इट हैज़ dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of century, ठीक है। तो हमारे अथॉरिटीज़ ने रिसर्च करा, उन्हें पता चला कि सेंचुरी के शुरुआत में कुछ 55,000 टाइगर्स थे और अब कुछ हज़ारों में ही टाइगर्स हमारे पास 1,800 ही कुछ टाइगर्स बचे हैं, जो कि बहुत ही कम नंबर है, ठीक है। और इसके पीछे कारण क्या था, वही लोग हंटिंग कर देते हैं, इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, या फिर टाइगर्स जिन एनिमल्स को खाते हैं, डियर्स वगैरह को खाते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इन सारे कुछ रीजंस के वजह से टाइगर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा पता है टाइगर भी एक ऐसा एनिमल है जिसे ट्रेडिशनल रीजंस की वजह से ट्रेड किया जाता है। तो कुछ कल्चर्स में, कुछ ट्रेडिशंस में कहा जाता है कि टाइगर का क्लॉ या टाइगर की स्किन ये सब घर में रखो या इनसे मेडिसिन्स बनाओ तो अच्छा रहता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, इलीगल ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल में टाइगर्स का नंबर थोड़ा अच्छा था, तो इसीलिए हमने देखा इनिशियली इंडिया एंड नेपाल में बहुत ज़्यादा लोगों ने हंटिंग कर दी टाइगर्स की। इनफैक्ट पता है जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो ब्रिटिशर्स के लिए ना हंटिंग, और मतलब हमारे राजा महाराजाओं के लिए हंटिंग एक बहुत ही प्राइड की चीज़ होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, एक टाइगर को मार देते थे, फिर उसके साथ साइड में ऐसे खड़े होकर पोज कर देते थे और फिर उस इमेज को पेंट करा के कहीं पे लगा देते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइगर्स को फॉर नो रीजन एट ऑल ब्रिटिशर्स ने और टाइगर हमारे जो अलग अलग किंग्स थे उन्होंने मार रखा है, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से हम लोगों ने देखा कि इंडिया नेपाल में बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी। फिर हमने क्या करा, हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा। कब स्टार्ट करा, 1973 में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने टाइगर को तो बचाने की कोशिश करी, साथ ही साथ टाइगर जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट को भी थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करी। इसके चलते हमने अलग अलग टाइगर रिजर्व्स को ओपन करा। अब ये ध्यान से सुनना, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व आसाम, और पेरियार कहाँ पे है, अपना केरला में, ठीक है। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया में जो कि हमने टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए स्टार्ट करे हैं। अब इसमें मैंने ध्यान से सुनना इसीलिए बोला, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 मार्कर में, ठीक है, कि उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व कोई बता दो, केरला का टाइगर रिजर्व कोई बता दो। तो आपको मतलब पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व्स, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में, प्लीज ये आपको याद करना है, ओके। अब इंक्रीजिंगली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली हमने छोटे एनिमल्स के बारे में, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स के कंजर्वेशन के बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट का जो 1980 और 1986 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हम लोगों ने बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स, इन जैसे छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई को भी स्पीशीज, ऐसा दिखता है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई का जो स्पीशीज है उसको भी हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट। 1991 में हमने इस लिस्ट में प्लांट्स को भी ऐड करा था। शुरुआत में सिर्फ 6 प्लांट्स को ऐड करा, फिर धीरे धीरे और प्लांट्स को हमने इस लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो जितने फॉरेस्ट हैं, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने फॉरेस्ट हैं इंडिया में उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है, उन कैटेगरीज को पढ़ते हैं। कुछ फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इंडिया में हाफ से ज्यादा फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं कि ये तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। एंड अगर किसी फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जा रहा है तो इसका मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग कंजर्वेशन उस फॉरेस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उस फॉरेस्ट को दी जा रही है, ठीक है। तो याद रखना रिजर्व फॉरेस्ट को हम
मोस्ट वैल्यूबल मानते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल फॉरेस्ट को हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट के कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। और रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, इंडिया में हाफ से ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है। नेक्स्ट एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो 1/3 हमारे टोटल फॉरेस्ट का जो 1/3 हिस्सा है उसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। These forest land are protected from any further depletion। अक्सर ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे मतलब हो चुका है, ठीक है, अक्सर ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे डिप्लीशन हो चुका है, उन फॉरेस्ट को और बचाने के लिए, कि मतलब हमने इन फॉरेस्ट को खराब तो कर दिया पर और खराब नहीं कर सकते, तो उन फॉरेस्ट को थोड़ा और बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट को कह देते हैं कि ये तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है। और कुछ टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का क्या मतलब है, ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको हमने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाला, ठीक है, ये गवर्नमेंट को भी बिलोंग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को काम पड़ता है तो भी इस फॉरेस्ट को यूज कर लेते हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट लोग हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, वो भी इस फॉरेस्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको ये याद रखना, अभी हमने रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है ना। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को साथ में हम लोग कई बार परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इन फॉरेस्ट में पता है क्या होता है, हम लोग अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, एंड हम उन्हें प्रोटेक्टिव रीजन से भी ग्रो करते हैं, पर अगर हमें बहुत ज्यादा किसी चीज की, किसी रिसोर्स की जरूरत पड़े, तब हमारी गवर्नमेंट उन फॉरेस्ट में से उन रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। 75% जो भी फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में वो क्या है, परमानेंट फॉरेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ज्यादातर फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में क्या है, या तो रिजर्व फॉरेस्ट है या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ओके। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, इन सारे, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट्स में क्या है, बहुत ही ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बिहार, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान में चले जाओ तो यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप जाओ, गुजरात में जाओ, तो यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखो आज के टाइम पे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली 1-2 साल में हम लोग अचानक से अवेयर हुए हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाना। इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो हमारे इंडिया का पता है कल्चर ही कुछ ऐसा है, हमारे इंडिया का ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा है कि हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ है ना, वो खुद हम ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस हमने बना रखे हैं जिसमें हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको ट्रेडिशंस के बारे में। उससे पहले हम लोग सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, राजस्थान के बारे में बात करते हैं। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान के गांव के लोगों ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और माइनिंग के खिलाफ बोलना स्टार्ट करा, ये कह के कि अगर तुम माइनिंग करोगे तो हमारे एनिमल्स परेशान हो जाएंगे, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है, ठीक है। बहुत सारे विलेजेस में क्या होता है, लोग खुद ही एक एरिया को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। विलेजर्स खुद ही हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और गवर्नमेंट को मना कर देते हैं कि तुम्हें नहीं आता, तुम मत आओ यहाँ प्रोटेक्शन करने के लिए या यहाँ माइनिंग करने के लिए, हम संभाल लेंगे इस एरिया को। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजर्स, बहुत सारे ट्राइबल्स खुद जेन्युइनली पार्ट लेते हैं कंजर्वेशन में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अलवर की बात है, राजस्थान में दे हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव डाकव सेंचुरी, ठीक है। तो राजस्थान में क्या हुआ, अलवर में 1200 हेक्टेयर्स को इन लोगों ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा भैरवदेव सेंचुरी है, इस एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। इस एरिया में इन विलेजर्स ने क्या करा, अपने खुद के रूल्स बनाए इस एरिया के हैबिटेट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। खुद के रूल्स इनके कैसे थे कि हंटिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। एक और तरीका जिसके थ्रू हम लोग अपने ट्रेडिशन में प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं
प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वो कैसे है, सेक्रेड ग्रूव्स के थ्रू। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अलग अलग ट्राइबल्स हैं एंड ट्राइबल्स के ना बहुत ओल्ड बिलीफ होते हैं। उनमें से एक ओल्ड बिलीफ है सेक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट। तो मान लो कि इस पूरे फॉरेस्ट में ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, तो ट्राइबल्स अक्सर क्या करते हैं, फॉरेस्ट का एक एरिया उठा लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एरिया उठा लिया और बोला कि ये वाला जो एरिया ये सेक्रेड ग्रूव है। ठीक है, ये फॉरेस्ट का वो हिस्सा है जहाँ पे हमारे भगवान रहते हैं, तो इस वाले एरिया को कोई परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पे हंटिंग, पेड़ वेड़ काटना कुछ अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस बैंड है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है सेक्रेड ग्रूव्स, ये हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर का पार्ट है। एंड अगर आप देखो तो सेक्रेड ग्रूव में क्या ही हो रहा है, ठीक है, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही इसका, कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे भगवान रहते हैं या कुछ। ठीक है, पर ये क्या है, ये रिलीजियस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज में ऐसे अलग अलग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ लोग महुआ को वर्शिप करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कदम्बा ट्रीज को वर्शिप करते हैं। ठीक है, जो उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल्स हैं वो टैमरिन समझते हो, इमली का जो पेड़ होता है उसे वर्शिप करते हैं। मैंगो के ट्रीज को वर्शिप करा जाता है। तो जब हम ट्रीज को वर्शिप करते हैं तो क्या होता है, कोई काटता तो नहीं है उन ट्रीज को, है ना। तो ट्री वर्शिपिंग भी एक तरीका है कंजर्वेशन का। ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स में इंडिया में पीपल और बैनियन ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जिनको हम अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। जैसे गंगा देवी है ना, यमुना रिवर, इन सबको हम गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, गॉडेसेस की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलीजन के थ्रू इन सारे चीज़ों को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे टेम्पल होंगे जिनके बाहर बहुत सारे बंदर घूमते हैं, पर लोग उन बंदरों को कुछ नहीं करते, प्रसाद और दे देते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं उन मंकीज़ को। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जहाँ पे रैट्स की पूजा करी जाती है। ठीक है, तो कोई रैट को परेशान वगैरह नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली आपने देखा होगा कि पीकॉक्स को लोग बहुत अच्छे से कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको रिलीजियस या ट्रेडिशनल या कल्चरल रीजंस की वजह से हम लोग प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या और कोई तरीका है जिसके थ्रू हम लोग डेली लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचा पाएं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करके आती हूँ। ठीक है, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चैप्टर यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पेड़ बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, शेड मिलता है। मैम, पेड़ से क्यों चिपके हो? ऐसे ही मैं बच्चों को बता रही हूँ कि पेड़ बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ बचाना है तो कोई असली काम करो ना, पेड़ से चिपकने से क्या होता है? इनको तो नहीं पता, पर पेड़ से चिपकने से बहुत कुछ हो रखा है। चलो चलते हैं और पढ़ते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चलो ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है एंड इसके बारे में चलो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हिमालय एरिया जो था वहाँ पे सक्सेसफुली डिफॉरेस्टेशन, मतलब लोग पेड़ बहुत काट रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सक्सेसफुली चिपको मूवमेंट करके दिखाया था। ठीक है, चिपको मूवमेंट को ही अक्सर चिपको आंदोलन भी कहा जाता है एंड ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही कमाल का मूवमेंट है, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये रूरल एरिया में हुआ एंड बिल्कुल वायलेंस नहीं था इस मूवमेंट में और विमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। ठीक है, 1970s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, हिमालय के उत्तराखंड रीजन से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973 में, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया के हिमालयन रीजन्स में फैल गया था ये मूवमेंट। चिपको शब्द का क्या मतलब होता है तो समझते हो ना, चिपको मतलब किसी को जाके हग कर लेना, चिपक जाना किसी के, है ना। तो उसी से ये वर्ड बना है चिपको मूवमेंट। तो क्या होता था, हमारे बहुत सारे विलेजेस के पास जो फॉरेस्ट होते थे उस टाइम पे इंडिया में क्या होता था, जब गांव के लोगों को फॉरेस्ट से कोई सामान चाहिए होता था, वुड चाहिए होता था, और गांव के लोगों को ज़्यादा मतलब वुड चाहिए नहीं होता था, छोटे मोटे कामों के लिए चाहिए होता था,
तब इंडियन गवर्नमेंट मना कर देती थी कि पेड़ को मत काटो, कुछ मत करो, ठीक है। पर जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी, इंटरनेशनली कोई फॉरेन कंपनी आती थी ये कह के कि वुड चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट कहती थी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे फॉरेस्ट को काट डालो। तो ये हमारे गांव के लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि हमने इतने साल इस फॉरेस्ट से वुड भी निकाला पर इस फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा। पर आज आपको कोई फॉरेन कंपनी मिल गई है तो आप आराम से उस कंपनी से कह रहे हो कि पूरा फॉरेस्ट काट दो, है ना। तो इसी के चलते हमारे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से क्या करते थे लोग, उस टाइम पे जाके ट्री को हग कर लेते थे, ठीक है। अब अगर कोई 2-3 इंसान एक पेड़ को हग करके खड़े हुए हैं तो आप उस पेड़ को नहीं काट पाओगे ना। तो ये तरीका था जिसके थ्रू लोग मना करते थे कि हमारे पेड़ों को कट मत करो, ठीक है। तो उस टाइम पे यही चल रहा था। गांव के जो लोग थे उन्हें ये भी एहसास हो गया था कि इतने सारे पेड़ों को काटने के वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्लडिंग हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो इसीलिए विलेजर्स ने सोचा इट इज़ हाई टाइम, हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ था चिपको मूवमेंट का, वो एक विलेज ऑफ मंडल, ठीक है, मंडल नाम का एक विलेज था, वहाँ पे हुआ। अलकनंदा वैली की बात है, अप्रैल 1973 में। यहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्हें बहुत ही स्मॉल नंबर में वुड चाहिए था ताकि वो खेती के टूल्स बना पाएं, एग्रीकल्चर के लिए छोटे मोटे टूल्स बना पाएं, पर उन्हें नहीं मिलता है। एंड कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल फॉरेन कंपनी आ जाती है, उनको कह दिया जाता है कि तुम फॉरेस्ट ले लो पर हम विलेजर्स को नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है, विलेजर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जब विलेजर्स की बात कोई सुनता नहीं है तो क्या होता है, चंदी प्रसाद भट्ट अलग अलग विलेजर्स को लीड करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के चलते क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर देती है, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था कि वो यहाँ पे फॉरेस्ट को कट कर सकती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। चिपको मूवमेंट इसीलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि उस टाइम पे जब ये मूवमेंट चल रहा था 1980 में, जो बहुगुणा जी हैं वो जाके हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन का इशू कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है विलेजर्स को। एंड इसी के चलते इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, 15 ईयर्स तक बैन कर देती हैं कि आने वाले 15 साल तक कोई भी इस फॉरेस्ट में कमर्शियल फेलिंग, मतलब कमर्शियल रीजंस के लिए फॉरेस्ट को नहीं काट सकता। कहाँ पे, उत्तराखंड और हिमालय में, ठीक है। शुरुआत यहाँ से होती है उत्तराखंड हिमालय से, ठीक है। उसके बाद हिमाचल और हिमालयन इंडिया के अलग अलग एरियाज में इसी तरीके के बैन और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इस तरीके से होता था चिपको मूवमेंट। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, ट्री को ऐसे हग करके खड़े हो जाते थे सब लोग, तो कोई पेड़ को काट नहीं पाता था। ये इतना अमेजिंग मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि याद रखना, वायलेंस नहीं करा हम लोगों ने, हमने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करा और वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा था इस मूवमेंट में। ओके, चलो, इसके अलावा और भी अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन, बीज मतलब सीड, है ना, और टेहरी में हुआ था ये। नवदान्या के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स भी हमारे इंडिया में हो रखे हैं। बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, सेव द सीड्स मूवमेंट, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, जरदर गांव टेहरी में, ठीक है, जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। एंड मेन मकसद क्या था इस पूरे मूवमेंट का, मैं आपको समझाती हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पता है ना सबको, हमने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, हम लोग HYV सीड्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो कि साइंटिफिक लैब्स में बनते हैं, वो यूज करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। और उसके चलते क्या होता है, हमारे जो इंडियन वैरायटी के जो ओरिजिनल सीड्स थे ना, वो एनवायरमेंट से गायब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले कुछ 3000 वैरायटीज थी राइस के सीड्स की। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आज के टाइम पे कुछ 300s में वैरायटी है राइस के सीड्स की। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो ओरिजिनल इंडियन सीड्स थे वो नेचर से गायब होते जा रहे थे। तो ऐसे में हम लोग बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इस मूवमेंट से हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि हायर यील्ड आप सिर्फ HYV सीड से ला सकते हो, आप इंडियन सीड से भी अच्छे से खेती करोगे, साइंटिफिक तरीके से खेती करोगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। नवदान्या क्या है, ये एक इंडियन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये लोग क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल्स वगैरह यूज मत करो, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ये लोग प्रमोट करते हैं। नवदान्या का ये मानना है कि ये एक वुमेन सेंटर्ड मूवमेंट है, कि ये वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इन मूवमेंट के थ्रू।
इंडिया में हम लोगों ने JFM का भी कॉन्सेप्ट लगा के देखा है। इसे हम कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट मतलब जब दो लोग साथ में मिलकर काम करें, है ना। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट को समझ आया कि एक एरिया के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो उस एरिया की दिक्कतों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपके मोहल्ले की बात करूं तो वहां पे क्या दिक्कत है, वहां पे किस प्लांट को बचाना है, कैसे बचाना है, वो आपको ज्यादा पता होगा, मुझे शायद ना भी पता हो, है ना। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग लोकल कम्युनिटीज को ये काम देना स्टार्ट करें कि वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाएं। ठीक है, पर अब देखो सब लोग काइंड नहीं होते, है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारे लोग काइंड निकले और सारे लोग गवर्नमेंट की बात मान ले। तो गवर्नमेंट ने कहना स्टार्ट करा लोकल कम्युनिटीज से कि अगर आप हमारी मदद करोगे कंजर्वेशन में तो हम आपको भी कुछ बेनिफिट्स देंगे। जैसे अगर आप किसी फॉरेस्ट को बचा रहे हो तो आप उस फॉरेस्ट को थोड़ा बहुत अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की एक डील को हम कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1988 में ओडिशा से इसकी शुरुआत हुई थी, हमने ये करना स्टार्ट करा था। ठीक है, एंड JFM में होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जो विलेज के लोग होते हैं, कई बार जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, बदले में उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। अब भी जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको पूरी तरीके से सारा डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं दिया जाता। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, अब भी हमने मतलब बहुत सारी चीजें प्लान कर ली हैं, बट उतने बढ़िया तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि हमारे इंडिया में एंड हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको किस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए। यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।